लेक्चर में आज हम पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो मेनली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म पेलिकल के थ्रू सराउंडेड रहता है और ये साइटोप्लाज्म को वापस से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्म सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेन होती है पेरिकल, और पेरिकल के अंदर की तरफ ये जो भरा हुआ है, जो पदार्थ भरा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म किसके थ्रू सराउंडेड है, पेरिकल के थ्रू सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है पेरिकल के द्वारा। ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है एक्टोप्लाज्म जो पेरिफेरी या परिधीय भाग में होता है। यहाँ देखिए पेरिकल के जो पास में प्रेजेंट होता है उसे तो हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और इधर अंदर की तरफ जो भरा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है एक्टोप्लाज्म जो पेरिफेरी की तरफ है और दूसरा है एंडोप्लाज्म जो सेंटर की तरफ है। ठीक है, जो पेरिफेरी वाला पार्ट होता है ये एकदम क्लियर होता है और थोड़ा सा विस्कस पार्ट होता है, इसको हम कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और इसी एक्टोप्लाज्म के अंदर इंफ्रासिलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है। अब बात करें अगर हम एंडोप्लाज्म की, इस एंडोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म का सेंटर और बड़ा और ग्रैन्युलर पार्ट होता है, ये सेमी लिक्विड होता है। इसको हम मेड्यूला भी कहते हैं या फिर हम इसे एंडोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, क्रिस्टल, रिजर्व फूड मटेरियल, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एक स्पीशीज होती है पैरामीशियम बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया के जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें एक एल्गी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जूक्लोरेला एल्गी। उसी जूक्लोरेला एल्गी की प्रेजेंस के कारण पैरामीशियम बर्सेरिया का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और पैरामीशियम बर्सेरिया में एक एल्गी पाई जाती है। उसके अलावा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक बड़ा होता है उसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और जो छोटा होता है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जो दो होती है, दोनों साइड पर, एक एंटीरियर साइड पर होती है और एक पोस्टीरियर साइड पर होती है। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब चीजें एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब हम जो एक्टोप्लाज्म पे बात कर रहे थे कि इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले हम इंफ्रासिलियरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो पेलिकुलर एल्वेलाई के ठीक नीचे अगर अपन देखें तो ये आप देखिए ये सारी क्या है, एल्वेलाई है, पेलिकल एल्वेलाई है ये। तो पेलिकुलर एल्वेलाई के ठीक नीचे की तरफ एक सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासिलियरी सिस्टम। और ये इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, एक तो बेसल बॉडीज से मिलकर बना होता है और दूसरा काइनेटोडेस्मेटा से मिलकर बना। ये स्ट्रेंड्स जो आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोडेस्मेटा। तो बेसल बॉडीज और काइनेटोडेस्मेटा से मिलकर जो सिस्टम बना होता है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासिलियरी सिस्टम। अब सबसे पहले बात हम करेंगे इन बेसल बॉडीज की। बेसल बॉडी की यहाँ से देखिए आप, ऊपर से एक एक सीलिया निकल रहा है। ठीक है, तो हर सीलिया का जो बेस होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी ऐसे हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। सीलिया के पेरिफेरी फाइबर के जो बेसल सिरे होते हैं, मतलब आप देखिए ये सीलिया है, इस सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का या फिर इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है, जिसमें 9 तो मतलब ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये रेड वाला, क्लियर, ये जो बाहर निकला हुआ है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2, 9 तो होते हैं पेरिफेरी फाइबर और 2 होते हैं सेंट्रल फाइबर। ये किसका स्ट्रक्चर है, सीलिया का स्ट्रक्चर है जिसको हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। तो सीलिया के जो ये पेरिफेरी फाइबर होते हैं, इन सीलिया के पेरिफेरी फाइबर के जो आधारी सिरे होते हैं, जो इनका बेसल पार्ट होता है वो स्थूल हो जाता है और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये बेसल बॉडी बन जाती है, मतलब इसके पेरिफेरी फाइबर जो है वो थिक हो जाते हैं और फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बेसल बॉडी है ये पार्ट तो हुआ पूरा सीलिया का, इसी बेसल बॉडी से सीलिया निकल रहे हैं। सीलिया का अरेंजमेंट होता है 9+2,
जिसमें 9 पेरीफेरी फाइबर होते हैं और ये पेरीफेरी फाइबर डबलेट की फॉर्म में होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं। जबकि बात करें बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी में अरेंजमेंट होता है 9+0। 9 पेरीफेरी फाइबर तो होते हैं लेकिन सेंट्रल फाइबर नहीं होते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो पेरीफेरी फाइबर हो गए लेकिन ये ट्रिपलेट की फॉर्म में। यहाँ भी 9 पेरीफेरी फाइबर थे लेकिन ये डबलेट की फॉर्म में थे और यहाँ 9 पेरीफेरी फाइबर ट्रिपलेट की फॉर्म में। यहाँ 2 सेंट्रल फाइबर थे, यहाँ 2 सेंट्रल फाइबर नहीं होते हैं, इसलिए इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 और इसका अरेंजमेंट होता है 9+0। किसका? बेसल बॉडी का। ओके, तो इस टाइप से बेसल बॉडी जो होती है ये नए सीलिया की प्रोजेनेटर होती है क्योंकि इसी से सीलिया निकलते हैं। और बेसल बॉडी का और सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा होता है। सेंट्रियोल में भी जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+0 होता है, उसमें भी सेंट्रल फाइबर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटोडेस्मेटा की, इनकी हम बात करते हैं। सीलिया की बेसल बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं। अब आप देखिए ये काइनेटोडेस्मेटा कहाँ से एसोसिएटेड है? बेसल बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं। और एक्टोप्लाज्म में जो स्पेसिफिक काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स होते हैं उनका एक सिस्टम बनाते हैं, ये काइनेटोडेस्मल फाइबर्स का एक सिस्टम बनाते हैं। हर सीलिया की बेसल बॉडी या काइनेटोसोम से एक फाइबर निकल रहा है, देखिए आप, हर बेसल बॉडी से एक फाइबर निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोडेस्मोस। ये जो सिंगल फाइबर है इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोडेस्मोस बोलते हैं। ये आगे बढ़ता हुआ पीछे की तरफ टेपरिंग हो जाता है और पिछले बेसल बॉडी के फाइबर से एसोसिएटेड रहता है। जैसे यहाँ से जो निकल रहा है वो यहाँ जा करके इसके साथ में मिल जाएगा, यहाँ पे इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इससे एसोसिएटेड हो जाता है, इससे आगे वाले से, और इसके पीछे वाले के साथ भी एसोसिएटेड हो जाता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एक दूसरे को ढकते हुए जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स का एक बंडल बन जाता है। इस बंडल को ही हम क्या बोलते हैं? काइनेटोडेस्मा कहते हैं। और अगर इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करें तो इसे हम काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। हर फाइबर 5 बेसल बॉडी से आगे नहीं बढ़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ तक रन करेगा? जैसे यहाँ आगे 5 बेसल बॉडी तक ये रन करेगा, उसके बाद ये आगे रन नहीं करता है। तो हर काइनेटोडेस्मेटा में फाइब्रिल्स की संख्या 5 रहती है, कांस्टेंट होती है। अब एक लॉन्गिट्यूडनल रो की सारी बेसल बॉडी और उनके काइनेटोडेस्मेटा, मतलब ये पूरी रो है, इस पूरी रो की सारी बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्मेटा मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं काइनेटी। क्या बोलते हैं उस यूनिट को? काइनेटी, KINETY, काइनेटी। ऐसा माना जाता है कि जो सीलिएट्स होते हैं उसमें काइनेटी सिस्टम का होना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। अब ये जो काइनेटी है, काइनेटी का एक सेट वो माउथ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर इस काइनेटी को रिमूव कर दें, इस सिस्टम को रिमूव कर दें, तो नया माउथ नहीं बनता है। ओके, तो ये तो था इंफ्रासीलियरी सिस्टम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 5 बेसल बॉडी से आगे नहीं बढ़ता है एंटीरियरली फार्दर देन, डू नॉट रन एंटीरियरली फार्दर देन 5 बेसल बॉडी। ठीक है, ये आपने देखा ही था, ये एल्वेलाई के नीचे इंफ्रासीलियरी सिस्टम है, ये बेसल बॉडीज है और ये काइनेटोडेस्मेटा है। अब बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइकोसिस्ट स्पेसिफिक रोड लाइक और ओवल ऑर्गेनिल होते हैं जो कि पूरे एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडी के साथ में अल्टरनेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए आप, ये क्या था? पूरा एक्टोप्लाज्म ही है, क्योंकि यहाँ पर ये तो थी पूरी पेलिकल, इसके नीचे की तरफ क्या है? एक्टोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टो और एंडो। तो ये वाला पार्ट क्या होता है? एक्टोप्लाज्म में। तो एक्टोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है और किसके साथ अल्टरनेट होती है? ये बेसल बॉडी के साथ। देखिए यहाँ 1 बेसल बॉडी 1 ट्राइकोसिस्ट, फिर वापस बेसल बॉडी, फिर वापस ट्राइकोसिस्ट, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और जो ट्राइकोसिस्ट होती है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर यहाँ पर हम पहले तो हमने क्या बोला, ये एक्टोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पर। और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक लंबा शाफ्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? शाफ्ट है। और एक पॉइंटेड इसमें टिप होता है जिसे हम स्पाइक भी कहते हैं। तो ये स्पाइक या टिप होता है। अब इसको हम बार्ब भी कह सकते हैं, जो स्पाइक या टिप कहला रहा है उसी को हम बार्ब भी कह सकते हैं, जो कि एक केप के थ्रू कवर्ड रहता है। अब इसके जो शाफ्ट का मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकिनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ट्राइकिनिन प्रोटीन होता है। अब वैसे तो ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन इतना पता नहीं कि क्या इसका फंक्शन होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब ये बैक्टीरिया को खाता है तो ये डिस्चार्ज हो जाती है और
जो एनिमल है उसको सबस्ट्रेटम से चिपका के रखती है, ठीक है, उसको वहां से चिपका के रखती है और इसको डिफेंस के ऑर्गन भी माना जाता है। ओके, ऑर्गेनल ऑफ डिफेंस भी इसको माना जाता है। अब कोई भी केमिकल हो, इलेक्ट्रिक हो या मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो तो उसके थ्रू क्या होता है, ये ट्राइकोसिस डिस्चार्ज हो जाती है। और ट्राइकोसिस का जो डिस्चार्ज है वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है। जब एक ट्राइकोसिस्ट पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका शाफ्ट जो होता है एक लंबा, एक धारीदार छड़ बना देता है। शाफ्ट इस तरीके से हो जाता है इसका जब डिस्चार्ज होती है तब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। पैरामीशियम हेट्रोकैरियोटिक होता है। हेट्रोकैरियोटिक मतलब इसमें ये विषम केंद्र की होता है, दो अलग अलग टाइप के इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है बड़ा न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है छोटा जिसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में तो दो होते हैं, और पैरामीशियम ओरिलिया में एक मैक्रोन्यूक्लियस के अलावा दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, और पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम में बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। अब हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के मैक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं। ये जो बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसे हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये किडनी शेप का होता है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, और ये पॉलीप्लॉइड होता है। इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं होती हैं और डीएनए भी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये सोमेटिक या वेजिटेटिव होता है। ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता है। जबकि इस माइक्रोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस के थ्रू जो एक पिट बनता है उस पिट या गर्त के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैक्रोन्यूक्लियस तो बीन शेप था और या किडनी शेप था, और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है। ओके, ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो होती है ऑर्गेनिज्म की उसको कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की। तो पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, हमने यहाँ पर देखा भी था। ये देखिए, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ है। तो पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और एंडोप्लाज्म में इन वैक्यूल्स की एक डेफिनेट पोजीशन होती है। ये बॉडी की डॉर्सल सरफेस के पास में दोनों सिरों पर पाई जाती है। हमने देखा ही था, एक एंटीरियर साइड पे थी, एक पोस्टीरियर साइड पर थी, और इनसे चारों ओर लंबी 6 से 10 रेडियल कैनाल निकलती है। अब यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। ये देखिए, ये तो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और यहाँ से इनमें से ये रेडियल कैनाल्स निकल रही है, इधर भी ये रेडियल कैनाल्स निकल रही है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि ये मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है और यहाँ से क्या निकलती है, ये रेडियल कैनाल्स निकलती है। ओके, तो 6 से 10 रेडियल कैनाल या एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल जिसे बोलते हैं, ये निकलती हैं जो साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती है। अब हर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बॉडी की डॉर्सल सरफेस की पेडिकल में एक पोर या एक अपर्चर के थ्रू बाहर खुलती है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो हर कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ ये नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ ट्यूब्स हैं या नलिकाएं हैं। उसके अलावा नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है, ये नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा ये फीडर कैनाल होती हैं, और ये रेडियल कैनाल्स होती हैं, और एक मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस का फॉर्मेशन कौन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स, फीडर कैनाल एंड रेडियल कैनाल एंड मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, तो ये तो कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस की बात हुई। उसके बाद आता है फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियां। एंडोप्लाज्म में बहुत सारी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, इनको हम गैस्ट्रियोल भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये सारी जो आपको दिख रही है ये क्या है? फूड वैक्यूल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रियोल, जिसको नाम वॉल्कोव्स्की ने दिया था। अब इनकी जो साइज है वो जो फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उसकी साइज पर डिपेंड करती है। ओके, तो इसकी साइज अलग अलग होती है, और नॉर्मली ये कैसी होती है? राउंडेड होती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरल अपैरेटस के बारे में। तो पैरामीशियम में जो ओरल ग्रूव होती है, वेंट्रल सरफेस पर पीछे की तरफ एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अभी आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ओरल ग्रूव होती है, ये पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल कहाँ ओपन होता है, इस बकल कैविटी में ओपन होता है, और बकल कैविटी आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे की तरफ बढ़ करके यहाँ पर एक साइटोस्टोम होता है, ये क्या है, साइटोफेरिंग्स है। तो ये आगे की तरफ एक छेद जिसको हम साइटोफेरिंग्स बोलते हैं उसमें खुल जाती है, और इसी को हम यहाँ पर साइटोस्टोम कहते हैं। क्लियर। तो जो साइटोफेरिंग्स हैं अपने निचले सिरे पर एक फूड वैक्यूल बनाती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बनेगी, और इस टाइप से यहाँ पर ये वैक्यूल्स जो हैं वो ऐसे सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि ये सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल था, इसको हमने ओरल ग्रूव बोला, ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल होती है, फिर साइटोफेरिंग्स और साइटोस्टोम होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इससे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब खाद्यदानी बन जाती है। क्लियर। तो इस टाइप से हमने देखा वेस्टिब्यूल आगे लीड कहाँ करता है, बकल कैविटी में, फिर साइटोस्टोम होता है, फिर साइटोफेरिंग्स होती है, फिर ये फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि बकल कैविटी की जो राइट साइड है उस पर सीलिया की एक रो होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोपाइक की। तो पोस्टीरियर सीरे के पास में, ये पोस्टीरियर सीरा है इसका, इसके पास में साइटोस्टोम से कुछ पीछे की तरफ, और साइटोस्टोम से पीछे की तरफ अगर अपन यहाँ पर जाते हैं तो जो राइट साइड है, तो राइट और हट करके एक्टोप्लाज्म और पेलिकल का एक छोटा भाग जो है कुछ वीकर पार्ट होता है यहाँ पर। क्लियर। एक्टोप्लाज्म और पेलिकल का वीक पार्ट होता है यहाँ पर, और इजेशन के समय इस भाग में एक छोटा सा अपर्चर जिसे हम सेल एनस या साइटोपाइक बोलते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिखाई देता है जिसे साइटोपाइक या साइटोप्रॉक भी कहते हैं। क्लियर। तो ये इजेशन का काम करता है। ओके, तो इस टाइप से हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजें देखी और इसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लोकोमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे।